हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज हम आपके HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो है मॉड्यूल C और D वो हम पहले फिनिश करेंगे और देन हम स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स को जाएंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें मॉड्यूल C और D से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हम आज से लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आपके जितने भी फ्रेंड्स जो CIB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, HRM का मॉड्यूल C जो है वो है मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप कोई भी कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है ना, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है? वो HR डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, ठीक है। चाहे आपका एग्जामिनेशन हो, ठीक है, इंटरव्यू लेना हो, सॉर्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, एवरीथिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कंपनी में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो नए एम्प्लॉय रिक्रूट करके आए हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पे उनको डेवलपमेंट का काम करना हो, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है HRM सब्जेक्ट में। तो आपको ये पहले अपने दिमाग में रखना कंफर्म बनता है कि HRM में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उनका एक्चुअली डेवलपमेंट, उनका मोटिवेशन, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके कैसे स्किल्स उन पर डेवलप किए जाए, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल C बेसिकली मोटिवेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे ही है। इसमें आपको 4 चैप्टर देखने मिलेंगे: लर्निंग प्रोसेस, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी। आज हम इसमें से जो यूनिट 11 है द लर्निंग प्रोसेस, जिसमें से कई क्वेश्चन आए थे ये HR के पेपर में इस टाइम के, तो वो देखने जा रहे हैं। देखिए, लर्निंग प्रोसेस, इसमें हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, द लर्निंग थियोरी, लर्निंग प्रोसेस एंड एम्प्लॉय बिहेवियर। तो सबसे पहले समझिए कि लर्निंग प्रोसेस होता क्या है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करने के लिए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा नहीं है कि डे 1 में वो 100% सब जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, काम करने का तरीका है, सही वे से वो लर्न करके स्टार्ट करेगा। नहीं, उनका लर्निंग प्रोसेस चालू रहेगा। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर डेवलपमेंट करना है तो उसे कई तरीके के अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट्स, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का लर्निंग का प्रोसेस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट का हो या चाहे एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट का हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये लर्निंग प्रोसेस चैप्टर में। काफ़ी आसान है स्टूडेंट्स। आप अगर एक बार भी ठीक से देख लेते हो वीडियो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको फिर से रिवीजन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, इतना आसान है। सिर्फ आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव्स: आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इम्प्लीकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस थियरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस एंड अप्रोप्रिएट वर्कप्लेस बिहेवियर। तो ह्यूमन इम्प्लीकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनका कैसे इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। देन क्या क्या अलग अलग थियरीज़ है लर्निंग की जो कि हमें अडॉप्ट करनी है। देन लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, एंड अप्रोप्रिएट वर्कप्लेस बिहेवियर मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस, ऑफिस, वहाँ पे आपका कैसा ठीक ठाक बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, जो मैंने स्टूडेंट्स रेड पेन से मार्क किया है वो इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशंस, तो आपको वो एग्ज़ाम के पहले रिविजन करने हैं। Human resource management is a way of management that links people related activities to the strategy of the organization's business। तो ये यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स का डेफिनेशन दिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा मैनेजमेंट का वे है जो लिंक करता है पीपल रिलेटेड एक्टिविटी को टू द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए? किस पे? पीपल पे। पीपल मतलब एम्प्लॉयज़ पे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बढ़े, प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तभी होगा, बिजनेस तभी बढ़ेगा जब वहाँ पे काम करने वाले लोग अच्छे से काम करेंगे ना। तो यही चीज़ होती है, इट इज़ लिंकिंग बेसिकली बिटवीन पीपल रिलेटेड एक्टिविटी टू द स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। HRM इज ऑफन रिफर्ड टू एज स्ट्रेटेजिक HRM। तो HRM को आप स्ट्रेटेजिक HRM भी बोल सकते हो।
इट हैज़ सेवरल गोल्स। तो क्या क्या गोल्स है HRM के, देखिए, टू मीट नीड्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रादर दैन जस्ट सर्व द इंटरवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतें पूरी करो, लेकिन बिज़नेस आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और बिज़नेस का मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का, वो सभी भी ज़रूरतें समझ के फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, ना कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ की नीड्स बल्कि बिज़नेस और मैनेजमेंट के भी नीड्स कंप्लीट करना ज़रूरी होता है HRM के अंदर। दूसरा है टू लिंक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज़ और पॉलिसीज़ टू द बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज़ है, स्ट्रेटेजीज़ है, मतलब जो भी पॉलिसीज़ बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको आपको इस तरीके से अप्लाई करना है ताकि बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। ठीक है, तो मतलब अगर एम्प्लॉयज़ वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो वहाँ से बिजनेस का गोल अचीव हो। ठीक है, टू फाइंड वेज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज टू ऐड वैल्यू टू अ बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे वेज को फाइंड आउट करना जहाँ से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, एम्प्लॉयज़, तो वो एम्प्लॉयज़ बिजनेस में, कंपनी में वैल्यू ऐड करें, मतलब बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ाए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज विल ऐड वैल्यू टू अ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है टू हेल्प अ बिजनेस गेन द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इट्स वैल्यूज़, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऐसे वे में बिजनेस को आपको गेन करना है कि ताकि वो एम्प्लॉयज़ को एक तरीके की कमिटमेंट दे। ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ की वैल्यू वहाँ पे बढ़े, एम्प्लॉयज़ खुद के और ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स अचीव कर पाए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए, तो एक तरीके की कमिटमेंट दे। ठीक है, बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को ये सभी चीज़ों के लिए। तो ये है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ HRM। ठीक है, तो ये अलग अलग गोल्स हैं जो आपको समझने हैं। यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डेफिनेशन क्या है, और ये जो गोल्स है ना, इसका सिर्फ कीवर्ड याद रखो कि यहाँ पे बिजनेस और मैनेजमेंट की नीड्स कंप्लीट हो करनी है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय नीड्स। देन ऐसी स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज ह्यूमन रिसोर्सेज की बनानी है ताकि बिजनेस की भी अचीव हो जाए गोल्स। फिर ऐसे वेज फाइंड आउट करना है जहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज बिजनेस को में वैल्यू ऐड करे और बिजनेस को एक गेन करने के लिए कमिटमेंट टू द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज़ को कमिट करेंगे वैल्यूज़, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ताकि बिजनेस में कुछ गेन हो सके। ठीक है, फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आपको एक टेबल दिया स्टूडेंट्स जहाँ पे ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं। बेसिकली ये एक तरीके का क्वेश्चनियर फॉर्म है। ये आपको क्यों दिया है, ताकि आपको समझना ज़रूरी है कि जो ह्यूमन है, मतलब जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय कंपनी में, उनका डायरेक्टली कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि ऑर्गेनाइजेशन किस वे में जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा या नहीं, इसमें कैसे उनका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपको ये टेबल से क्वेश्चनर फॉर्म में दिया है। यहाँ पे आपको बस समझना है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ये ज़रूरी है। All elements of business strategy have implications for human resources as illustrated in the table below। तो आपको लेफ्ट साइड में दिया है एग्जाम्पल्स ऑफ की स्ट्रेटेजी इश्यूज और राइट साइड में दिया है पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशंस। तो इशू, लेफ्ट साइड में इशू वाला क्वेश्चन पूछा है, क्या स्ट्रेटेजी इशू हो सकता है बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स के केस में, और उस पर ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल वाले इम्प्लीकेशंस मतलब इफेक्ट। ठीक है, देखते हैं। व्हाट मार्केट शुड द बिजनेस कम्पीट इन, मतलब कौन से, किस टाइप के मार्केट में बिजनेस ने कॉम्पीट करना चाहिए, कंपटीशन करनी चाहिए। तो इसका पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन क्या है। व्हाट एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड इन दिस मार्केट्स। ठीक है, डू एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ हैव राइट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो कि किस तरीके के मार्केट में बिजनेस ने कॉम्पीट करना चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स वाला इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि ऐसे मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए क्या अपने पास, अपनी कंपनी के पास, अपने बिजनेस के पास उतना एक्सपर्टाइज है, क्या ऐसे मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए अपने मैनेजमेंट के पास और अपने एम्प्लॉयज़ के पास, अपने मतलब अपने खुद के बिजनेस के, क्या राइट एक्सपीरियंस और स्किल्स है कि वो ये मार्केट में कॉम्पीट कर सके। तो ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके के मार्केट में बिजनेस ने कम्पीट करना चाहिए। क्योंकि
अगर अपने पास वो स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, वो एक्सपर्टाइज ही नहीं है, ना मैनेजमेंट के पास ना एम्प्लॉयज़ के पास, तो विदाउट एक्सपर्टाइज हम कैसे कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। तो समझा आपको किस फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया है टेबल में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर शुड द बिजनेस बी लोकेटेड टू कॉम्पीट ऑप्टिमली। तो कौन से एरिया में बेसिकली, कौन से एरिया के लोकेशन में बिजनेस में कॉम्पीट करना चाहिए, तो उसका ह्यूमन इम्प्लीकेशन क्या है, वेयर डू वी नीड आवर पीपल, हाउ मेनी डू वी नीड एंड एट वॉट स्टेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। तो हमें वो लोगों की ज़रूरत, ह्यूमन इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि हमें कहाँ पे एग्जैक्टली लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से स्टेजेस में बिज़नेस के कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो एरिया में अगर हम बिज़नेस के लिए कॉम्पीट करते भी हैं तो वो लोग बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। जैसे कि सपोज़ मैं मुंबई में बिज़नेस सेटअप करना चाहती हूँ, अगर मैंने लोकेशन मुंबई चूज़ किया है बिज़नेस के लिए, तो क्या मुंबई रीजन में, बॉम्बे रीजन में मेरे एम्प्लॉयज़ है अवेलेबल वो बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे लोकल स्टोर्स में जाके कोई भी अगर बिज़नेस हो, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस हो, तो मार्केटिंग करने के लिए क्या मेरे पास एम्प्लॉयज़ है, और वो एरिया में बिज़नेस ग्रोथ के लिए मुझे टोटल कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना जोग्राफिकल लोकेशन, कितना बड़ा एरिया है, उसके हिसाब से लगेंगे ना। तो ये है उसका पॉसिबल ह्यूमन इम्प्लीकेशन फॉर लोकेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी अचीव इम्प्रूवमेंट्स इन आवर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव रहने के लिए यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट कैसे लाए, इसका मतलब समझिए स्टूडेंट। यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या है, यूनिट मतलब एक। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो एक सिंगल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट मतलब क्या कि कम से कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, कम से कम आप कॉस्ट प्राइस में उसे मैन्युफैक्चर करो, ताकि जब आप उसे सेल भी करो ना तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो आप मार्केट में बेसिकली कॉम्पिटिटिव रहोगे। कॉम्पिटिटिव कैसे कि अगर सपोज़ बाकी ब्रांड्स, सपोज़ कोई शैम्पू की बॉटल है, तो बाकी ब्रांड्स सेम प्रोडक्ट वाली, सेम इंग्रेडिएंट वाली, सेम बेनिफिट्स वाली अगर वो बॉटल 100 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो आप उसे थोड़ा सा कम में बेच के भी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे करोगे, ठीक है। सपोज़ 90 रुपीज़ में बेच के, तो आप मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव हो। और इम्प्रूवमेंट मतलब क्या, आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करना पड़ेगा ना, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, तभी तो आप मार्केट में भी टिक पाओगे और खुद का भी प्रॉफिट करके बिजनेस ग्रो करोगे। तो ये क्वेश्चन का पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन क्या है, देखते हैं। हाउ प्रोडक्टिव इज द वर्कफोर्स करेंटली, हाउ डज दिस कंपेयर विद द कॉम्पिटिटर्स, what investment in the workforce, for example training, recruitment and their equipment is required to achieve the desired improvement in the productivity। तो पहले तो समझना ज़रूरी है कि अपनी वर्कफोर्स कितनी प्रोडक्टिव है, ठीक है, तभी तो आप प्रोडक्ट में यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अगर वर्कफोर्स ही प्रोडक्टिव नहीं है तो इम्प्रूवमेंट कैसे लाओगे, ठीक है। देन हाउ डज कंपेयर विद कॉम्पिटिटर्स, तो कॉम्पिटिटर्स का क्या सीन है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब वो क्या प्राइस में बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। व्हाट इन्वेस्टमेंट इन दिस वर्कफोर्स, दैट इज ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट मतलब, और इक्विपमेंट के लिए, मतलब अगर आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है वर्कफोर्स में, मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए वर्कफोर्स के, और साथ ही साथ में उसके अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्रोडक्ट है तो उसके इक्विपमेंट में कितना पैसा आपको डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आती है ह्यूमन इम्प्लीकेशंस। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट्स लाए ताकि मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन द बिजनेस इम्पैक्ट कल्चरल चेंज, ठीक है। तो बिजनेस कल्चरल चेंज मतलब वहाँ का जो कल्चर है वहाँ पे कैसे इम्पैक्ट करेगा कल्चरल चेंज को। इसका ह्यूमन इम्प्लीकेशन है, व्हाट द करंट वैल्यूज़ ऑफ द वर्कफोर्स, हाउ कैन द प्रिवेलिंग कल्चर भी इन्फ्लुएंस और चेंज टू हेल्प इम्प्लीमेंट और चेंज प्रोग्राम। तो बेसिकली अगर आपको ये देखना है कि क्या कल्चरल चेंज बिजनेस अपना इम्पैक्ट कर रहा है, तो पहले तो आपको करंट वहाँ पे क्या कल्चर चल रहा है वो देखना पड़ेगा ना। करंट वैल्यू ऑफ वर्कफोर्स, आपका करंट वर्कफोर्स की क्या वैल्यू है, वो क्या कल्चर फॉलो कर रहा है, कौन से टाइप के कल्चर वाले पीपल पे वो इन्फ्लुएंस डालेगा, कौन से एरिया में वो बिज़नेस करेगा, वो एरिया के लोगों का कल्चर क्या है, उनका इन्फ्लुएंस कि वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, किस चीज़ से उनका कल्चर चेंज हो रहा है,
ये सब भी डिटेल में देखना ज़रूरी है, तभी तो आप देख पाओगे ना कि बिजनेस उनके कल्चरल चेंज में इम्पैक्ट कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन द बिजनेस रिस्पॉन्ड टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज इन मार्केट। तो जो मार्केट में रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, उससे अपना बिजनेस कैसे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, कैसे उससे डील करेगा। तो उसका ह्यूमन इम्प्लीकेशन दिया है, व्हाट टेक्नोलॉजिकल स्किल डज द बिजनेस करंटली पजेस, व्हाट एडिशनल स्किल्स आर नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू द टेक्नोलॉजिकल चेंज, कैन दिस स्किल्स बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग और डू दे नीड टू बी रिक्रूटेड। ठीक है, देखिए रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज जो मार्केट में हो रहे हैं, बिजनेस उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसका आंसर है ह्यूमन इम्प्लीकेशन वाला। सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि करंटली अपने बिजनेस में कौन से टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, जो बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉय, उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, अपने पास क्या क्या सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस है। फिर देखेंगे कि कौन से एडिशनल स्किल्स अपने को लगेंगे, जो नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है मार्केट में रैपिडली, तो उसे कोप अप करने के लिए, उससे डील करने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए क्या एडिशनल चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी स्किल्स की। एंड कैन दी स्किल्स बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग और दे नीड टू बी रिक्रूटेड, मतलब क्या ये जो नए स्किल्स अपने को लगेंगे ना नए टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, तो क्या वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनको ट्रेनिंग देके हो सकते हैं, या नए रिक्रूट करने पड़ेंगे एम्प्लॉय जिसके पास शायद डिग्री होगी या कुछ सर्टिफिकेट होगा ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से डील करने का। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अच्छे से हैंडल करके बिजनेस ग्रो करने का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आती है अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से मार्केट में बिजनेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसका ह्यूमन इम्प्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझाया टेबल में उन्होंने एग्जैक्टली क्या दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हर एक एस्पेक्ट का जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे हो तो हर एक इम्पैक्ट हर एक फील्ड में उसका इफ़ेक्ट कैसे होगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाला वो यहाँ पे आपको दिया है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ HRM इज़ द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। The purpose of this plan is to analyze the strategic requirement of business in terms of manpower and then to find the way of meeting required demand for labor. मतलब HRM का इम्पॉर्टेंट क्या पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स प्लान। और ये प्लान को समझने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे जो मैन पावर है जो कि बिज़नेस चला रही है, ठीक है, उनको यूज़ करके कैसे बिज़नेस आगे बढ़ाएं। देन फाइंड अ वे ऑफ मीटिंग रिक्वायर्ड डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, तो कैसे तरीके के लेबर की हमें ज़रूरत है, ठीक है, कंपनी में, इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट क्रिएट करना और एक ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनीज दैट अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस आर दोज that are able to develop and maintain competitive advantage. The challenge, of course, is that today's competitive advantage becomes tomorrow's minimum level of acceptable performance. तो कंपनीज़ को जिनको लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करना है ना, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं, डेवलप करके उसको मेंटेन करते हैं। मतलब कंपटीशन में टिकने के लिए मार्केट में वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करके मार्केट में टिके रहे। ऑब्वियसली ये एक तरीके का चैलेंज है जो कि आसान नहीं है, लेकिन अगर आप आज का टुडेज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा फॉरएवर के लिए एडवांटेज ही रहेगा, नहीं, इट बिकम्स टुमारोज़ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। मतलब इतना अभी कंपटीशन है मार्केट में, इतने नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं और इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना हर टाइप के बिज़नेस में, कि आपको हर बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से खुद को अपडेटेड रखना और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमेशा चेंजेस लाके नए नए इन्वेंशन करके वो मेंटेन करना और कंपटीशन में बने रहना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोज़ आपने सोचा कि इस साल कुछ नई टेक्नोलॉजी आई तो हम उससे अडॉप्ट कर लेंगे और फॉरएवर उसे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आज से 2-3 साल बाद और कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो अगर आपका बिज़नेस वो टेक्नोलॉजी के दायरे में आता है और मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स
वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आप पुराने टेक्नोलॉजी चाहे अपनी वो उस टाइम पे नहीं अडॉप्ट की, वही अडॉप्ट करके आगे अपना बिजनेस नहीं डेवलप कर सकती। आपको मार्केट में जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उससे अडॉप्ट करके बिजनेस ग्रो करना ही पड़ेगा, तभी आप सस्टेन करोगे कंपटीशन में। यूनिक प्रोडक्ट्स, डिक्रीज टाइम टू मार्केट, हाई क्वालिटी and excellent customer service each at various times provides competitive advantage and competitors quickly replicate each other। मतलब क्या है, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हो तो यूनिक प्रोडक्ट्स आपको देना पड़ेगा। डिक्रीज टाइम टू मार्केट, तो इतना टाइम भी आपके पास नहीं रहेगा कि आप मार्केटिंग भी अच्छे से कर सको, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसे डेवलप करने में ही ज़्यादा टाइम जाएगा। हाई क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी की आपको सर्विस देनी पड़ेगी, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा। एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, ऑब्वियसली अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छा देते हो तो ही वो कस्टमर वापस आपके पास आएंगे। ईच एट वेरियस टाइम्स टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये हर अलग अलग पॉइंट्स ना आपको अलग अलग टाइम पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे और कॉम्पिटिटर्स को रेप्लिकेट भी करेंगे। मतलब क्या है, आपके जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो ऑलरेडी ये सभी चीज़ों में आपसे माहिर है, तो आपको इनमें ऐसी तरीके से डेवलप करनी है कि आपका बिजनेस मार्केट में उनसे और ज़्यादा हो और सस्टेन कर पाए, मार्केट में कंपटीशन में टिके रहे। ठीक है, तो ये है एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना कि देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो HRM पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बिजनेस के ग्रोथ से। और लर्निंग प्रोसेस वाला चैप्टर में क्या लर्न करना ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि बिज़नेस में आपको चाहिए क्या। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता है कि बिज़नेस मेरा कैसे कंपटीशन में टिका रहेगा, तो आप एम्प्लॉयज़ में वो डिमांड्स, वो नीड्स कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस उठाने की बारी आती है, मतलब जब मार्केट में टिकने के लिए ये अलग अलग चीज़ों पे आपको बिज़नेस में एक्सपर्टाइज करना ज़रूरी होता है, तो क्या क्या चैलेंजेस एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस फेस करता है वो देखते हैं। Most organizations do relatively good job of figuring out what must be done to solve their problems or exploit their opportunities। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पता है कि वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाए और कैसे अपॉर्चुनिटी को अचीव किया जाए। द डिफ़िकल्टी इज़ वास्ट मेजॉरिटी इज़ नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन वेरी वेल एज दे आर unwittingly apply their resources towards identifying new solutions rather than realizing existing potential। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है नया, अगर नया टेक्नोलॉजी, नया सॉल्यूशन आता भी है तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। क्योंकि एग्जिस्टिंग कल्चर में, एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के वहाँ पे रिसोर्सेज में कैसे आप चेंजेस करो ताकि नए जो चेंजेस आप ला रहे हो, नए स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, वो अप्लाई हो सके। सच न्यू सॉल्यूशंस such as mergers, reorganization, updated processes, etc. are announced and introduced to the organization with typical sequence of events to include announcing the project, providing new equipment or software training और host of other service activities। देखिए मतलब क्या है कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आप कुछ नए नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाओगे। ठीक है, कुछ नए सॉल्यूशंस लाओगे, जैसे कि आप मर्जर करोगे। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जो भी अभी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन उसका रीऑर्गेनाइजेशन, रिस्ट्रक्चरिंग होता है, प्रोसेसेस को अपडेट किया जाता है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग जो बिजनेस का मैनेजमेंट है वो उसे सक्सेसफुली अडॉप्ट करके नए सॉल्यूशंस को अप्लाई करके बिजनेस में ग्रोथ करेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये एप्लीकेशन, ये एग्जीक्यूशन ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि अगर कोई नया इक्विपमेंट आया, कोई नया सॉफ्टवेयर आया, तो वो हैंडल करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपको ज़रूरी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, होस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी पड़ेंगी, ताकि जो भी आप नए सॉल्यूशंस ला रहे हो, नए टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हो, तो एग्जिस्टिंग जो वर्कर है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, वो तो पुराने ही वे से काम कर रहे हैं, तो उनको वो नए सॉल्यूशन से, नए टेक्नोलॉजीज से, नए चेंजेस से अडॉप्ट करके बिज़नेस में ग्रोथ लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एम्प्लॉय स्टाफ बहुत बड़ा होता है। ये हर एक लेवल पे उनको ट्रेनिंग देना, हर एक लेवल पे उनको हैंडल करने के लिए नए नए सॉल्यूशंस, वो भी हर बार चेंजेस करेंगे ना हम, क्योंकि मार्केट तो कॉम्पिटिटिव है। आपको हर कुछ टाइम के बाद मार्केट में टिके रहने के लिए नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना,
और वो भी हर एक एम्प्लॉय को, मैनेजमेंट को बिजनेस में अपने और कंपनी में ट्रेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय ने भी उसको पॉजिटिवली अडॉप्ट करना चाहिए ना, ठीक है। रियलाइजेशन हाउएवर इज अचीव्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन गोज बियॉन्ड जस्ट डिप्लॉइंग द चेंज and reaps the full business benefits that were anticipated when resources were allocated to pursue the initiative। तो प्लानिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब आप रियलाइज़ करते हो ना, मतलब अप्लाई करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा कि मैं ये चेंजेस को डिप्लॉय कैसे करूँगा, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में मैं डिप्लॉय कैसे करूँगा, और अपना पूरा बिजनेस में वो जो नए सॉल्यूशंस, नए चेंजेस लाए हैं उसके बेनिफिट्स कैसे एंटिसिपेट करें, कैसे उसमें अडॉप्ट करें, कैसे बेनिफिट्स उठाए, ये सभी चीज़ें। और वो भी कब, जब अपने पास ऑलरेडी जो रिसोर्सेस है ना, व्हेन रिसोर्सेस एलोकेटेड टू परस्यू द इनिशिएटिव, जो रिसोर्सेस एग्जिस्टिंग है, जो रिसोर्सेस अपने एम्प्लॉय पहले से ही अडॉप्ट करके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें ही उनको वेल वर्स एक स्टेप आगे बढ़ा के नए टेक्नोलॉजीज़, नए सॉल्यूशंस अडॉप्ट करके वो उनमें डिप्लॉय करना, वो चेंजेस एम्प्लॉय ने पॉजिटिवली अडॉप्ट करके उसमें अच्छे से काम करना और बेनिफिट्स लेना बिजनेस में। ये हम क्यों कर रहे हैं? मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर एक लेवल पे, चाहे सबसे हायर हायरार्की के एम्प्लॉय से लेके सबसे लोअर हायरार्की के एम्प्लॉयज़ तक, सबको इससे एग्जीक्यूट इन द सेंस सबको इससे वेल वर्स करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि ये अडॉप्ट करते करते ही वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी और मार्केट में नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। आपको आई होप समझ रहा होगा कि यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, ठीक है। Realization has become a major differentiator because one of the crucial issues facing businesses today is not what strategy or solution to put in place, but rather how to implement these initiatives in such a way that they have their intended impact। तो आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, ना कि सिर्फ बिजनेस क्या करंट सिनारियो में इशू फेस कर रहा है, बल्कि और ना कि क्या स्ट्रेटेजी उसको या सॉल्यूशन उसको फॉलो करनी है, वो तो सबको पता है ना क्या स्ट्रेटेजी सॉल्यूशन फॉलो करनी है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेटेजी बिजनेस ने आगे बढ़ने के लिए बनाई है ना, उसे वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, उसे वो कैसे डायरेक्टली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्टिवेट करेगा ताकि उसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सके बिजनेस के ग्रोथ पे और मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम ले सकें, मार्केट में हम एक एज अचीव करके अदर कॉम्पिटिटर से आगे जाए और अपना बिजनेस बढ़ाए, बिजनेस सस्टेन करे, ठीक है। बिजनेस को सस्टेन करना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना आसान नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आपके साथ ऐसे कई सारे लाखों लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके साथ में जब आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको एक अलग एज, एक अलग कुछ चीज़ अचीव करके करना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में, बिजनेस में सस्टेन करो, आप भी उतना ही प्रॉफिट कमाओ या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ जितना बाकी के जन कमा रहे। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ये जो नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो, उसे अपने एम्प्लॉयज़ में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे कल्टीवेट करोगे ताकि डायरेक्टली वो अच्छे से काम करें नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, इन यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो उनके पास अभी अवेलेबल है, ताकि बिजनेस आप ग्रो कर सको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द इनिशिएटिव्स। इन वोलेटाइल मार्केट्स लीडर्स कैन नॉट अफोर्ड टू रिस्क देयर ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज एंड प्रोजेक्ट्स दैट सिंपली इंस्टॉल। तो जो भी स्ट्रैटेजी और प्रोजेक्ट्स आपने सिंपली इंस्टॉल किए हैं, उसमें जो वोलेटाइल मार्केट में मतलब क्या है पहले तो समझिए। देखो मार्केट तो वोलेटाइल है आपको ज़रूरी नहीं आप आज के मार्केट में अगर सक्सेसफुल हो तो कल के मार्केट में भी आप सक्सेसफुल रहोगे, नहीं। मार्केट चेंज होते रहते हैं, मार्केट के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, उसके हिसाब से कंपनीज अपने कंपनीज़ में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सर्विसेज में चेंजेस ला के, डेवलपमेंट ला के आपके सामने उसी टाइप का बेस्ट प्रोडक्ट ला के दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप उनका प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। तो होता क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना बड़े बड़े, उनके लीडर्स वो रिस्क लेने से कतराते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी एक बिजनेस स्टेट है,
एक बिज़नेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो कि एक समझते हैं कोई सोप है, ठीक है, कोई डिटर्जेंट सोप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, तो अगर उसका ऑलरेडी एक प्रोडक्ट वेल एस्टैब्लिश है, उसका लिए उसके इक्विपमेंट्स एस्टैब्लिश्ड है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें कुछ रिस्क लेके नया करके करना उसके लिए थोड़ा रिस्क लेने से वो डरता है, क्योंकि अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा नए इक्विपमेंट्स के लिए, नए रिसोर्सेज के लिए और नए रॉ मटेरियल के लिए, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो उसका लॉस में जाएगा, तो वो डरता है। लेकिन टुडे सक्सेस ऑल्सो डिपेंड ऑन बीइंग एबल टू एंश्योर दैट promised benefits are delivered. It is very rare for one to get a platform to test one's product, competencies, etc. before launching the product or service in the market. तो आज के ज़माने में सक्सेस इम्पॉर्टेंट किस चीज़ पे होता है? ये डिपेंड होता है कि आपने जो बेनिफिट्स प्रॉमिस किए ना वो आप डिलीवर कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने बेनिफिट्स प्रॉमिस किए हैं अपने कस्टमर्स को, अगर वो आप डिलीवर कर रहे हो तो ही आप बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जब आप प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से पहले उसको अच्छे से टेस्ट करो, चेकिंग करो कि आपने वो उसे सही तरीके से बनाया है या नहीं, ठीक है, उसका सक्सेस होगा या नहीं, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है आप प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स डिलीवर करो। इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझाया है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, इन मर्जर्स दो फाइनेंशियल and physical merger is achieved, it is very rare that two organization achieve cultural merger। मतलब भले ही बिजनेस के ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए कोई दो ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चरल मर्जर भी हो। मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कल्चर अगर होगा तो वो कल्चरली भी एक दूसरे के साथ मर्ज हो, ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिए, लॉयड्स बैंक was taken over by National Greenlights Bank PLC in year 1961. Even in 80s, the staff of former continue to refer themselves as Lloyds staff. तो मतलब जो लॉयड्स बैंक था उनका नेशनल ग्रीनलाइट्स बैंक पीएलसी के साथ 1961 में ही मर्जर हुआ था, लेकिन उससे ऑलमोस्ट 10 to 20 ईयर्स के बाद भी 80s में भी जो लॉयड्स बैंक के स्टाफ थे ना, वो खुद को लॉयड्स बैंक के स्टाफ ही मानते थे, वो नेशनल ग्रीनलाइट्स बैंक के स्टाफ नहीं मानते थे, ठीक है, इवन दो मर्जर हुआ था। दूसरा एक केस देखिए, इन केस ऑफ वेयर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक टूक ओवर ग्रीनलाइट्स, तो बाद में जो ग्रीनलाइट्स बैंक है ना उसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अचीव कर लिया, मर्ज कर लिया। फिर भी द लेटर्स ऑफ हिज स्टाफ हु हैड अटेन्ड द 55 years of age और बिलो 58 had to be sent home by payment of salary for remaining part of service as the age of retirement in the former bank happened to be 55 years। तो बाद में क्या हुआ, जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ग्रीनलाइट्स को मर्ज कर लिया अपने खुद में, तो जो ग्रीनलाइट्स के एम्प्लॉई थे ना, तो वहाँ पे रिटायरमेंट एज ज़्यादा था, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कितना था, 55 था, और यहाँ पे 58 था शायद ग्रीनलाइट्स में। तो बाद में उन्होंने क्या किया, जो भी 55 के ऊपर है उनको पेमेंट दिया रिमेनिंग सैलरी का, और उनको बोला आप अभी रिटायरमेंट ले लो। क्यों? क्योंकि जिस बैंक में उसका मर्जर हुआ है ना, उसका रिटायरमेंट एज क्या है, अर्ली है, ठीक है। तो इसीलिए वो रूल के हिसाब से ये बैंक को चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, भले ही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हुआ था, लेकिन उनका कल्चरल मर्जर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप फाइनेंशियल और फिजिकल मर्जर करो, लेकिन कल्चरल मर्जर हो ही, कभी कभी होता है लेकिन कभी कभी नहीं होता, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट अच्छे से समझा कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होते हैं, कैसे उनको आपको ओवरकम करना है, ठीक है, और कैसे एग्जाम्पल्स देके उन्होंने बताया है कि मर्जर्स होकर भी एक्चुअल मर्जर नहीं हुए, कल्चरल मर्जर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। All too often, the top management feels they have determined the right strategy and plan of action, but then something happens and the intended outcome just never seems to happen। तो होता क्या है बेसिकली, जब कोई प्लान टॉप मैनेजमेंट बनाती है कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना है बिजनेस में सक्सेस अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए, तो राइट स्ट्रेटेजी तो डिटरमाइन की जाती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, और एक्शन का प्लान भी डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो प्लान किया है ना वो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, वो कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, रिअलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, अल्टरिंग कॉर्पोरेट कल्चर, एक्सेट्रा, there are inevitably moments of truth
दैट डिक्टेट वेदर और नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली रिसीव्स द वैल्यू द डिसीजन मेकर्स होप टू अचीव। मतलब चाहे कोई भी उन्होंने प्लान किया हो, जैसे कि नए मार्केट में ओपन करना, ठीक है, या कुछ रीअलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर, मतलब जो एग्जिस्टिंग है स्ट्रक्चर उसमें कुछ चेंजेस किया है, या कॉरपोरेट कल्चर का अल्टरिंग किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अगर ध्यान नहीं दिया उसको पहले ही, तो जो डिसीजन मेकर ने होप किया है ना गोल अचीव करने का, वो कभी नहीं होता। उसी को कहते हैं मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। कंपनीज कम टू दिस क्रूशियल क्रॉसरोड्स and each time they must decide whether to pay the true price for change or face whatever consequence exist for maintaining the status quo। मतलब जब ये क्रूशियल क्रॉस रोड्स कंपनी चल रही होती, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ नया उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाया, कुछ नया प्लान ऑफ एक्शन बनाया, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ उनको प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल उनको, और फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना। हमने इसके पहले पैरा में देखा भी था कि कैसे ट्रेनिंग देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अगर आप नया टेक्नोलॉजी, नया कुछ सॉफ्टवेयर, नया कुछ चेंज ला रहे हो तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी तो उससे वेलवर्स करना चाहिए। तो एक तो आप प्राइस पे करके नया चेंज करो, या जो पहले से ही चल रहा है वही चलाते जाओ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप बेयर करो, ठीक है। As change initiatives move through these crucial decision points, there are 4 possible outcomes: early termination, meltdown, installation और realization। तो कोई भी बिजनेस में जब ये क्रूशियल पॉइंट चलता है, मतलब जब कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनाया कि मुझे एक ऐसा प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है ताकि मेरा बिजनेस में ग्रोथ हो, मार्केट में अगर कुछ नया टेक्नोलॉजिकल चेंज है, कुछ भी आए, तो मैं उससे वेलवर्स होने के लिए क्या क्या मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हर एक बिज़नेस में ना 4 अलग अलग पॉइंट्स पे आके रुकता है। तो वो क्या है? पहला है अर्ली टर्मिनेशन, दूसरा है मेल्टडाउन, तीसरा है इंस्टॉलेशन और चौथा है रियलाइजेशन। देखते हैं आगे ये क्या है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहला है अर्ली टर्मिनेशन। ओकेजनली approval is secured for new initiative, but project never really gets off the ground. Agreements are reached about what is to be done and budgets are set, but before any official announcement can takes place, everything is discontinued। तो मतलब क्या होता है नया इनिशिएटिव कुछ क्रिएट किया, ठीक है, ऐसा डिसाइड किया कि एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं, बजट सेट किए, और अनाउंसमेंट होने से जस्ट पहले वो प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हो गया, तो जितना भी प्लानिंग था वो सब गया पानी में, ठीक है। दिस इज़ समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ एन ऑब्वियस फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस। बहुत बार ये ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ये प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, मतलब पहले ही उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। अदर टाइम्स रीज़न बिहाइंड दिस अब्रप्ट टर्मिनेशन आर लेस क्लियर। लेकिन कभी कभी अगर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल रीज़न नहीं रहेगा तो कुछ और भी रीज़न हो सकता है। रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, व्हेन एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस द चेंज आर ब्लॉक्ड आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बट बिफोर बीइंग ऑफिशियली लॉन्च, इट क्लियरली इंडिकेट्स द ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट रेडी टू फुलफिल इट्स एस्पिरेशंस। मतलब जब कॉज क्लियर नहीं रहेगा उस टाइम पे क्या होता है कि कंपनी ने प्लान बनाया कि हमें ये नया इनिशिएटिव एग्जीक्यूट करना है, लेकिन प्लान अप्रूव तो हो गया, लेकिन ऑफिशियल लॉन्च करने से पहले ही जो एग्जिस्टिंग वहाँ का स्टाफ है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उन्होंने कुछ ऐसा रेजिस्टेंस कर दिया, कुछ ऐसा ब्लॉक कर दिया चेंज करने से पहले। मतलब देखिए, अगर आप कुछ नया टेक्नोलॉजी लाते हो तो वो अडॉप्ट करने के लिए जो चेंज होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर उन्होंने रेजिस्टेंस ही किया चेंज को मतलब नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वो केस में भी ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन रेडी ही नहीं था उसके खुद के एस्पिरेशंस, खुद के ड्रीम्स अचीव करने के लिए, खुद के प्लान्स अचीव करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ये रहता है सबसे पहला स्टेज कि स्टार्टिंग के स्टेज में ही आपने कुछ नया प्लान बनाया और वो प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। दूसरा है मेल्टडाउन। Sometimes a project is announced and engaged, but at some point during implementation, it is discontinued with complete withdrawal of resources and activity.
तो कभी कभी बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चालू होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बीच में ही कहीं पे सडनली प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेस और एक्टिविटी इन्वॉल्व की है वो विड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट विड्रॉल ऑफ रिसोर्सेस और एक्टिविटी की वजह से जो बोलते हैं ये स्टेप को, वो बोलते हैं मेल्ट डाउन। मतलब हम बोलते हैं ना कि बर्फ़ पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल गया बीच में ही, मतलब जब निकाला क्यूब तो पूरा फुल था, बाद में वो गर्म की वजह से पिघल गया। मतलब क्या कि ऐसा प्लान, ऐसा कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन जो कि नया अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन वो पूरा होने से पहले ही बीच में ही कहीं पे वो रोक दिया, ठीक है। मेल्टडाउन्स आर विजिबल फेलियर्स टू फॉर ऑल टू सी एंड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्राइस दे इनकर आर सो कॉस्टली दैट दे जनरली अवॉइडेड इफ़ एट ऑल पॉसिबल। तो मेल्टडाउन एक ऐसा चीज़ है ना, इतना बुरा चीज़ है कि वहाँ पे आपका फेलियर विजिबल हो जाता है सभी के लिए। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो, रिसोर्सेज इन्वॉल्व करते हो, फाइनेंस इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व करते हो, और सडनली अगर आप उसको बंद कर देते हो ना, तो मार्केट में भी आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चलेगा ना कि ठीक है, आप कुछ चीज़ ऐसा है वो जो आपने स्टार्ट किया लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में आपने छोड़ दिया। Because of high visibility and vulnerability associated with such withdrawals, it is easy decision for makers and internal change agents to informally and sometimes unconsciously conspire to camouflage or meltdown as a project that was completed even though it never achieved the desired results. इसका मतलब क्या है कि ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ती है ना प्रोजेक्ट को, बीच में ही मेल्टडाउन प्रोसेस में होने की वजह से, बीच में ही प्रोजेक्ट बंद करने की वजह से, वो इतनी हाई होती है कि कभी कभी कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स और इंटरनल जो मैनेजमेंट रहता है वो डिसाइड करता है कि इसको एक ऐसा दिखावा किया जाए, एक झूठा दिखावा कि ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया, ऐसा पूरे मार्केट को आप दिखाओगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी अंदर कंप्लीट हुआ ही नहीं, वो बीच में ही बंद पड़ा। लेकिन बाहर मतलब ये बात कंपनी के बाहर ना जाए और जो हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ना, वो बेयर ना करनी पड़े, इसीलिए एक तरीके का कॉन्स्पिरेशन करके, ठीक है, कंस्पायर टू कैमोफ्लेज और मेल्टडाउन, मतलब कभी आपको पता चलेगा ही नहीं कि वो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ था, ठीक है, ऐसा दिखाएंगे कि वो हो गया था, ठीक है। ऐसा भी अटेम्प्ट करते हैं जो कि गलत है। तो स्टूडेंट ये था सेकेंड स्टेप, मेल्टडाउन। तीसरा स्टेप है जब कोई कंपनी नया कुछ टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करती है या नया कुछ चेंज लाती है, ठीक है, एडवांसमेंट लाती है ताकि बिजनेस में ग्रोथ मिल सके, तो उसका तीसरा स्टेप है इंस्टॉलेशन। व्हेन द चेंज प्रोजेक्ट्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू वर्क सेटिंग, दे आर डिप्लॉयड, that is announced, set up, in some way inaugurated, but have not yet achieved the ultimate intent. Installation is about placement, managing and the tangible aspects of inserting new initiative into work environment, logistics, plugging in hardware, software, training schedule, work session। मतलब क्या है, इंस्टॉलेशन एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपने प्लान बनाया, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट अनाउंस किया, सेटअप किया, फिर कुछ वे में जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए, कुछ सिस्टम इंस्टॉल किया, ठीक है, कुछ नए लोगों को वहाँ पे आपने ज्वाइन करवा के काम स्टार्ट कर, तो एक तरीके का ये इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो वर्क इंस्टॉलेशन आपने चालू किया, वर्किंग एनवायरनमेंट में जो इसेंशियल्स है ना, जो ज़रूरी है रिसोर्सेज, उसका आपने इंस्टॉलेशन किया, चाहे वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हो, चाहे ट्रेनिंग शेड्यूल आपने स्टार्ट किए, चाहे वर्क सेशन स्टार्ट किए, ये सभी आते हैं इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए, काम स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट येट अचीव द अल्टीमेट इंटेंट। काम अंडर प्रोसेस में, कंप्लीट में नहीं है, ठीक है, लेकिन अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। द इंस्टॉलेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, बट इट इज़ अ टू एज स्वॉर्ड। विथ इट कम्स द पोटेंशियल फॉर आइदर फर्दरिंग प्राइमरी पर्पज ऑफ इंटेंडेड चेंज और एक्चुअली प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एवर ट्रूली टेकिंग फॉर्म। मतलब इंस्टॉलेशन दो तरीके का होता है, एक तो इसमें होता है ऐसा कि आपका प्राइमरी पर्पस है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, या आप प्रिवेंट करो कि वो पहले जैसा काम ना करे, वो कुछ डिफरेंट वे में काम करे, ठीक है। तो ये है इंस्टॉलेशन। मतलब इंस्टॉलेशन एक ऐसा फेज है स्टूडेंट जहाँ पे आपने काम चालू किया, ठीक है, नया जो चेंजेस है वो इंट्रोड्यूस किया, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हो, चाहे ट्रेनिंग शेड्यूल हो, चाहे वर्क सेशन आपने इंस्टॉल किया, और काम अंडर प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, वो अंडर प्रोसेस में है, ठीक है।
लास्ट स्टेप है रियलाइजेशन, ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, इसमें जनरली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। रियलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन की पर्पस फॉर एन इनिशिएटिव, फॉर एग्जाम्पल confirm cost savings, measurable increases in customer loyalty, documented productivity gains is actually achieved, ठीक है। Only when installation has taken place there are necessary elements that ensure the installed solution is fully used as intended। मतलब क्या है कि रियलाइजेशन एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपने कॉस्ट सेविंग कंफर्म किया है, मतलब जितना आपने पैसा वो नया चेंज लाने के लिए बिजनेस में डाला था उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ किया, कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज़ की, मतलब आपने नया प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल किया तो कस्टमर का ट्रस्ट भी तो बढ़ेगा ना। डॉक्यूमेंट प्रोडक्टिविटी गेंस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी गेंस अचीव किए क्योंकि आपने अगर चेंज किया है, एडवांसमेंट लाए है, प्रोग्रेस लाया है अपने बिजनेस में, तो डेफिनेटली आपको उसका मार्केट में ज़्यादा बिजनेस ला के प्रॉफिट मिल के आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सभी आते चीज़ें रियलाइजेशन। तो ये आपने सक्सेसफुली कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर दिया चेंज, ठीक है, नया कुछ भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो या बिजनेस में अपने ग्रोथ के लिए चेंज लाया है, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेप है। तो क्या 4 स्टेप्स हमने देखे स्टूडेंट्स? अर्ली टर्मिनेशन, मतलब आपने प्लान तो पहले लॉन्च किया लेकिन वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया। दूसरा है मेल्ट डाउन, जिसमें प्रोजेक्ट आपने चालू किया, अनाउंस करके चालू किया और अचानक बीच में रिसोर्सेस और एक्टिविटी विड्रॉ कर दिए तो बीच में ही बंद पड़ गया। तीसरा है इंस्टॉलेशन, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डिप्लॉय किया, सेटअप किया और फिर इंस्टॉलेशन हुआ, ठीक है, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का हो या ट्रेनिंग शेड्यूल्स का, मतलब काम चालू किया। सो इंस्टॉलेशन इज़ अंडर वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, अंडर गोइंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है चेंज वाला, लेकिन चालू है। और चौथा है रियलाइजेशन, जिसमें प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज 4 स्टेजेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स इज सब्सटेंशियल। Frustration and even abrupt withdrawal by way of resignations happen when projects are killed or terminated early for no apparent reason। तो ये चारों स्टेजेस के ना अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज पे सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट किल किया, बीच में टर्मिनेट किया, तो जो एम्प्लॉई है वहाँ पे उनके बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। बीच में ही अगर आपने विड्रॉ कर दिया प्रोजेक्ट तो ऐसा हो सकता है जो एम्प्लॉय उसमें बहुत दिल से काम करे, जिन्होंने ये प्लान बनाया वो एकदम 100% अपना काम करे, वो शायद रिज़ाइन करके चले भी जाए, ठीक है। When projects get delayed or discontinued due to meltdown, number of staff involved could be directly affected। जैसे कि अगर कुछ लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे काम पे है तो अगर वो प्रोजेक्ट आप डिसकंटिन्यू करते हो, डिले करते हो, मेल्टडाउन होता है तो उस पर उनके जॉब पे भी डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उनके सैलरी पे, उनके जॉब सिक्योरिटी पे। बाय रिट्रेंचमेंट, इफ़ दे कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, कंटिन्यू फ्रस्ट्रेशन एट द स्लो प्रोग्रेस, अगर आप वो प्रोजेक्ट डिले भी करते हो और धीरे धीरे कंप्लीट करते हो तो वो एम्प्लॉय के बीच में एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि प्रोग्रेस ही नहीं रहेगी, स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। इंस्टॉलेशन इज़ अ हैप्पी फेज एज एटलीस्ट फर्स्ट साइंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आर विजिबल। लेकिन इंस्टॉलेशन एक हैप्पी फेज है जिसमें एटलीस्ट उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो अकम्प्लिश हो रहा है क्योंकि चालू है ना प्रोसेस। इंस्टॉलेशन एक तरीके का पॉजिटिव ये है साइन कि हाँ बाबा चालू है प्रोजेक्ट। एंड द पीपल इन्वॉल्व find a meaning to their role and efforts. The last stage of realization results in meaningful role clarity for all those involved, as also possible rewards by the way of increased benefits once the project starts bringing in projected revenues. तो सबसे बेस्ट फेज़ है लास्ट वाला रियलाइजेशन का, जिसमें सक्सेसफुली आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो भी आपने बिजनेस में चेंजेस लाए हैं ग्रोथ के लिए, वो सक्सेसफुली कंप्लीट करके उनको रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है। वो सक्सेसफुली अचीव करने के लिए बेनिफिट्स मिलते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के, बिजनेस को, कंपनी को और एम्प्लॉयज़ को भी, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये सभी एडवांटेजेस है रियलाइजेशन के फेज़ के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। तो ये चैप्टर में हमने क्या क्या देखा ये लेक्चर में, तो हमने बेसिकली इंपॉर्टेंस देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ह्यूमन इम्प्लीकेशंस कि ऑर्गेनाइजेशन पे ह्यूमन इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के, फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसके सामने क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहते हैं, ठीक है, कि कैसे वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी उठा सकता है, ठीक है। और
फिर क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं अगर उसको कुछ नया चीज़ इम्प्लीमेंट करना है कंपनी के अंदर। उसके बाद में मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ देखा। मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी तो बना दी, एक्शन प्लान तो बनाती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। तो वो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ समझना ज़रूरी है। और उसके क्या 4 पॉइंट्स थे मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ के? अर्ली टर्मिनेशन, मेल्टडाउन, इंस्टॉलेशन एंड रियलाइजेशन। ठीक है, अर्ली टर्मिनेशन मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हुआ लेकिन अर्ली टर्मिनेशन मतलब प्रोजेक्ट अनाउंस है लेकिन स्टार्ट हुआ ही नहीं, उसके पहले ही वो बंद हो गया। मेल्टडाउन मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और बीच में ही बंद पड़ गया, तो मेल्टडाउन। तीसरा है इंस्टॉलेशन, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर वगैरह सब सेशन ट्रेनिंग इंस्टॉल किया और प्रोजेक्ट चालू अंडर प्रोसेस हो, तो एक पॉजिटिव फेज़ है। और रियलाइजेशन मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो ये भी एक पॉजिटिव फेज़ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि सभी को एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प हो। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की मैक्सिमम वीडियोस आपकी तरफ ला सके, सो दैट एग्ज़ाम क्रैक करने में आप सभी को हेल्प मिले। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।